तो स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर या इस साइड भी इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस साइड भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया इंटीजर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम आ जाएंगे अब इंटीजर के बाद हम पहुंचते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो हम देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। यानी अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. This is the definition of rational number. Okay, a number which can be represented in the form p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. Okay, this is the definition of rational number. ठीक, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 1/2 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों ही इंटीजर है और 2 की वैल्यू 0 नहीं है। 2 मतलब q की वैल्यू 0 नहीं है। -3/2 ये रेशनल नंबर है क्योंकि -3 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं, और नीचे जो 2 है वो q है और q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक, इसी तरह से -5/7, 2/9, इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिख लीजिए, 300/-51, ऐसा कोई भी नंबर लिख लीजिए, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब सवाल ये है कि क्या होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? होल नंबर क्या है? होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्या ये रेशनल नंबर होते हैं? यस, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। क्यों? क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 where 0 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0. ठीक है, दैट मीन्स q is not equal to 0। तो 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर हैं, और ये जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो q है और वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 एक रिलेशनल नंबर है। इसी तरह से 1 को लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 1/1। इसमें 1/1 1 भी इंटीजर है और नीचे वाला 1 भी इंटीजर है, और नीचे वाला जो 1 है वो q के बराबर q है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह से इनको हम कोई भी नंबर ले लो, 6 है तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं। इसमें 6 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर है, और जो 1 है नीचे वाला यानी जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब जब होल नंबर रेशनल नंबर है तो हर नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। इसी तरह से हर इंटीजर भी रेशनल नंबर है। जैसे सपोज -3, क्या ये रेशनल है? हाँ है, क्योंकि हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, और ये q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये जो इंटीजर है -3 ये रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर ले लो, -5 कैन बी रिटन एज -5/1। दोनों -5 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और 1 जो है नीचे लिखा हुआ वो q है और उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है। तो हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर्स इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर्स हैं
वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि रेशनल नंबर इंक्लूड ऑल होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एज वेल एज नेचुरल नंबर। अब अगर हम होल नंबर कह ही देते हैं तो नेचुरल नंबर अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी हमने ये देखा कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं, इन्हीं का ये कलेक्शन है। ठीक, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स और इनको इंक्लूड करते हैं होल नंबर्स, इनको इंक्लूड करते हैं इंटीजर्स और इनको इंक्लूड करते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर आर इंक्लूडेड by whole numbers are included in integers and integers are included in rational numbers. ओके, अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, और इसमें जो कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन जब उनसे पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इतना कह देते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये एक अधूरी डेफिनेशन है, और अधूरी डेफिनेशन की वजह से आप किसी भी नंबर को जो इरेशनल है उसको भी आप रेशनल बता देते हैं। क्यों? सपोज √3 ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आप ये कहते हैं कि रेशनल नंबर आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, तो √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इसका मतलब √3 रेशनल है, बट दिस इज रॉन्ग, ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन ये है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पी और क्यू का इंटीजर होना जरूरी है। यहाँ पे जो √3 है यह इंटीजर नहीं है। इसको अगर हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो √3 इंटीजर नहीं है। √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। तो जितने भी इस तरह के ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम सर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, SURDS, सर्ड्स। सर्ड्स कौन से नंबर होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड नहीं होता है, जैसे √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, ये सारे के सारे सर्ड है। तो जितने सर्ड हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। अगर हम अपान 1 कर भी देते हैं तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लग तो रहा है, पर अगली कंडीशन जो है वो है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, पर ऊपर वाला जो ये नंबर है ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ये हो गए रेशनल नंबर। इसके बाद हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके डेफिनेशन वैसे ही है, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हो और क्यू की वैल्यू 0 ना हो, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, a number which cannot be represented in the form p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called an irrational number। ठीक, फॉर एग्जाम्पल √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ये सारे के सारे इरेशनल हैं, क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में उस तरह नहीं लिख सकते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो दोनों इंटीजर आए। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ सकते हैं लेकिन इंटीजर नहीं होंगे।
इसलिए ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। ठीक, अभी हमने बताया था √3 को हम लिख सकते हैं √3/1। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, पर ये इंटीजर नहीं है। ये वाला इंटीजर है पर ये वाला इंटीजर नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है इसलिए रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ये है, ऐसे ये, ऐसे ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है 22/7, तो 22/7 जो है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर हैं और ये क्यू की वैल्यू 0 है। तो ये जो 22/7 है ये रेशनल है, पर पाई खुद इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये हो गए इरेशनल नंबर। तो ये सब कहानी हो गई नंबर्स की। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये जितने भी हमने देखे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं का जो कलेक्शन है वही क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स ये क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वही रियल नंबर्स है। यानी कि सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स है जो हम थिंक ऑफ कर सकते हैं। जितने भी नंबर हम सोच सकते हैं, जितने इमेजिन कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर ही कहलाते हैं। तो रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। अब बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हमें रेशनल नंबर भी पढ़ने हैं और इरेशनल नंबर भी पढ़ने हैं। ठीक, तो ये रियल नंबर क्या होते हैं ये आप समझ गए। इसके बाद हम आते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें एचसीएफ फाइंड करना, नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड ही तभी होगा जब हमें फैक्टर्स करने आते होंगे और फैक्टर्स ये पता होगा कि फैक्टर्स होते क्या है, तभी हम फैक्टर्स कर पाएंगे। जब फैक्टर्स कर पाएंगे नंबर्स के, तभी आप एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं ये भी हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो वहां पे ये मल्टीपल्स की जरूरत पड़ती है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 12। अब 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। 12 को 1 डिवाइड करेगा, 12 को 2 डिवाइड करेगा, 12 को 3 डिवाइड करेगा, 12 को 4 डिवाइड करेगा, 12 को 6 डिवाइड करेगा, 12 को 12 डिवाइड करेगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये 12 के फैक्टर है। इसी तरह से सपोज 36। अब 36 के फैक्टर क्या होंगे? तो 36 को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। 1 डिवाइड करेगा, 1 तो सबको ही डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, और इसके बाद 9 डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड करेगा, और उसके बाद 36 डिवाइड करेगा। तो ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक, कभी कभी कोई नंबर ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनके फैक्टर्स निकाल पाना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 72। अब इसके फैक्टर अगर हमें निकालने हैं तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप इसका पहला फैक्टर लिख लीजिए। अगर 1 हम लिखते हैं, 72 में 1 का टेबल लेंगे तो 72 टाइम्स जाएगा, इधर आप लिख लीजिए। दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 का टेबल इसमें ले जाएंगे 36 बार जाएगा, तो 36 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से यह जाएगा, 3 का टेबल इसमें ले जाएंगे तो 24 टाइम्स जाएगा, और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम जाएगा, तो 18 एक फैक्टर हो जाएगा। ये 6 से जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 एक फैक्टर हो जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 9 एक फैक्टर हो जाएगा। यानी कि इसके ओवरऑल फैक्टर इतने सारे हो जाएंगे। अब इस तरह से जब हम लिख लेंगे तो कोई फैक्टर मिस नहीं होगा।
इसलिए फैक्टर फाइंड करने के लिए ऐसे लिख लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब आते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। किसी नंबर के मल्टीपल निकालना है तो आप उसका टेबल पढ़ते चले जाइए, आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। 5 के मल्टीपल्स बता दें। 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा एंड सो ऑन। 4 के बताने, 4 का टेबल पढ़ लो। 4 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, 25 सॉरी 24 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स वो नंबर हैं जो किसी गिवन नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल्स और ये हो गया फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का और मल्टीपल्स का क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है एचसीएफ से और एलसीएम से? तो इनका लेना देना इसलिए है क्योंकि जब हम फैक्टर फाइंड कर पाएंगे किसी भी नंबर के, तो हम फाइंड कर पाएंगे कि उसका एचसीएफ क्या है, तब हम फाइंड कर पाएंगे उसका एलसीएम क्या है। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर। अच्छा, एक चीज और भी है, ये तो किसी नंबर के ऑल फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर किसी नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करने हैं 36 के, क्या फाइंड करने हैं? हमें इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर और फैक्टर में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें में से हर फैक्टर के 2 और फैक्टर होंगे। यानी कि इसके जो नंबर आएंगे प्राइम फैक्टर्स, वो जो नंबर होंगे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि देखिए, पहले समझिए, मान लीजिए 36 के हम फैक्टर करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। यानी ये जो नंबर आएंगे ये सब प्राइम होंगे, और प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम इसके फैक्टर फाइंड करें तो एक 1 होगा और एक ये खुद होगा, इसके फैक्टर निकालेंगे तो एक 1 होगा एक खुद होगा। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो जब भी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो सारे फैक्टर जो होंगे वो प्राइम होंगे। प्राइम का मतलब इनके हम फैक्टर 2 से ज़्यादा फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। तो जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना होगा किन्हीं 2 नंबर का 3 नंबर का, तो हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं एलसीएम फाइंड करते कैसे हैं। ठीक है, अब सपोज 2 नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है सपोज 24 और एक नंबर दिया हुआ है 48, और हमसे कहा गया है कि इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करें? इसके 2 मेथड हैं। एक तो यह है कि हम 24 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लें और 40 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लें, और सारे प्राइम फैक्टर करने के बाद में हम उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लें। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 24 के हम क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, 24 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे क्या, इधर आप करके देख सकते हैं। 2 से काटो 12, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1। तो इसके जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये आ गया 2 पावर 3 इंटू 3। ठीक, इसी तरह से 40 के फैक्टर कर लो। क्या कर लो भाई? 40 के फैक्टर कर लो। कौन से फैक्टर कर लो? प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से काटो 20, 2 से काटो 10, 2 से काटो 5, 5 से काटो 5, 1। तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ गया 2 पावर 3 इंटू 5। अब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम जब भी बच्चों फाइंड करेंगे तो इसमें जितने भी
जितने भी टर्म्स पावर वाले हैं, जैसे ये हैं, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। और जैसे ये सेम है, तो जो नंबर जिनका बेस सेम है वो लेना है और उसकी मैक्सिमम पावर लेना है। यानी यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 पावर 3 है, तो ये तो सेम है, तो इसको तो 2 पावर 3 लेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 2 पावर 3 हो तो यहाँ पे 2 पावर 4 होता, तो हम लेते 2 पावर 4 वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 2 पावर 3 लेंगे। ये सेम है, ये लेंगे। एलसीएम में करते ये हैं कि मैक्सिमम पावर वाला पूरा टर्म उठा लेते हैं। ठीक, उसके अलावा जो नंबर बचते हैं वो भी ले लेते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। 3 बचा, ये भी ले लो। 5 बचा, ये भी ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 एट द 40, 4 इज 12, 120 इसका हो गया एलसीएम। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है सपोज 16 का एंड 42 का। तो 16 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 पावर 4। ठीक, 42 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, चेक कर लो क्या आते हैं, 2 से कर दो, 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा, तो ये वाला 2 नहीं आएगा, 3 7 ज़ा और 7 वन ज़ा, तो 3 इंटू 7। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। हमने क्या बताया, हमने ये बताया है कि अगर बेस सेम है तो फिर और एक्सपोनेंट सेम हो या ना हो, तो जिसकी पावर बड़ी है तो वो वाला टर्म पूरा उठा लेंगे। 2 पावर 1 यहाँ, 2 पावर 4 यहाँ, इसकी पावर ज़्यादा है, ये पूरा उठा लेंगे। ठीक, और बचा क्या 3, ये भी ले लेंगे, बचा क्या 7, ये भी ले लेंगे। यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेना सब कुछ है। तो 16 इंटू 3 48 हो गया, इंटू 7, 7 एट द 56, कैरी आया 5, 7 4 ज़ा 28 और 5 33, 336 हो गया इसका एलसीएम। किसका हो गया एलसीएम, 16 का और 42 का। तो इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना रहता है किन्हीं दो नंबर्स का। क्या समझे, एलसीएम फाइंड जब भी करेंगे तो जो जिस टर्म पे पावर लगी है वो लेना है और मैक्सिमम पावर वाला टर्म लेना है। उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी ले लेना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे किन्हीं दो नंबर्स का।